नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पे। आज जैसे कि हम आपकी आगामी परीक्षाओं के तैयारी के लिए वीडियो डाल रहे हैं, उसी सीरीज में आगे चलते हैं। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है प्रशिक्षण की विधियां। प्रशिक्षण की विधियां, इसी में चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अधिक बार पूछी जाती है, सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, जैसा कि इसी के नाम से विदित है सर्किट। हम इसके बारे में पहला थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं, जैसे जिनके चक्कर लगाना, बीच में कहीं सीटअप्स लगा ली, हाफ स्क्वाट लगा ली, चिनअप्स लगा ली, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग इसके बारे में बता दूँ। 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लीड्स विश्वविद्यालय में इसे इजाद किया गया। कहाँ किया गया? लीड्स विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा? एडमसन तथा मॉर्गन। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आया है, डीएसएसबी में भी है, स्टेट में भी और चंडीगढ़ टीजीटी में भी, कि परिधि प्रशिक्षण विधि सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? एडमसन तथा मॉर्गन के द्वारा। कब? 1957 में। 1957 में। इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 या 16 स्टेशन होते हैं। सभी स्टेशन पर खिलाड़ी को एक निश्चित समय तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये भी आ सकता है कि परिधि प्रशिक्षण विधि में, सर्किट ट्रेनिंग में, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? परिधि प्रशिक्षण विधि। परिधि प्रशिक्षण विधि, इसमें कम से कम कितने स्टेशन होते हैं? 7। ये क्वेश्चन आया है। और अधिक से अधिक 15-16 तक स्टेशन होते हैं। यह किसने दी? लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने 1957 में। इससे क्या बढ़ता है? शक्ति, सहनशीलता। इससे आपकी पावर के साथ साथ इंडोरेंस भी बढ़ता है। गलती कर देते हैं कि भाई शक्ति इससे बढ़ती है, जैसे ऑप्शन में शक्ति देखा हम उसी पर टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, इससे दोनों चीजें बढ़ती हैं, शक्ति तथा सहनशीलता। परिधि प्रशिक्षण विधि किसने दी? एडमसन तथा मॉर्गन ने। इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। इससे क्या बढ़ता है? शक्ति, सहनशीलता। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सर्किट ट्रेनिंग किसने दी? लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने 1957 में। और ये भी आया है कि कम से कम कितने स्टेशन होते हैं? 7 स्टेशन होते हैं। और इससे क्या बढ़ता है? शक्ति तथा सहनशीलता। D+B में आया है ये क्वेश्चन, शक्ति, सहनशीलता इससे बढ़ती है। दोबारा बता देते हैं दोस्तों। 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने 1957 में इसे इजाद किया। कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। शक्ति, सहनशीलता इससे विकसित होती है। जिनके चक्कर लगाना और स्टेशन पर, हर एक स्टेशन पर अलग एक्सरसाइज निर्धारित होती है। जो मेन फोकस करने वाली बात है, परिधि प्रशिक्षण किसने दी? एडमसन तथा मॉर्गन ने। ये क्वेश्चन आ सकता है।
ये भी आ सकता है। इससे क्या विकसित होता है? शक्ति तथा सहनशीलता। और कम से कम इसमें कितने 7 स्टेशन? कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों इसी सीरीज में। अगली जो हमारी प्रशिक्षण विधि है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी गई है, इनसे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। और जो 12th क्लास का चैप्टर है आपका प्रशिक्षण की विधियां, उसी से ये है, फिजिकल का जो 12th क्लास का चैप्टर है। आगे चलते हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसे क्या कहा जाता है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसे किसने इजाद किया? यह फिनलैंड में इजाद की गई। कौन से देश में? फिनलैंड में। फिनलैंड में इसे इजाद किया गया। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। हेलेंस्की में 1952 में ओलंपिक गेम्स भी हुए थे। फिनलैंड में इजाद की गई किसके द्वारा? अबेबे बिकिला द्वारा। अबेबे बिकिला द्वारा। बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा इजाद की गई? अबेबे बिकिला द्वारा 1920 में। 1920 में। इसे किसने विकसित किया? इसे व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है टेरेस विधि। टेरेस विधि भी इसे कहा जाता है। यह जो ट्रेनिंग मेथड है यह प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, पुनः प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति और पुनः प्रयास, इस पर आधारित है। यह प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, प्रयास, ये इस पर आधारित है। इसमें जब हम प्रयास करते हैं तो लोड की डेंसिटी है वो अधिक भी हो सकती है और उसके बाद रिकवरी टाइम होता है, उसके बाद फिर अटेम्प्ट लगाना पड़ता है। इसका उदाहरण है जैसे 100-200 मीटर के 100-200 400 मीटर के स्प्रिंट लगाना। हम स्प्रिंट लगाते हैं दोस्तों पूरी ताकत के साथ और हम उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं और उसके बाद हम रिकवरी टाइम लेते हैं और फिर दोबारा दूसरा स्प्रिंट लगाते हैं। इसी पर ये आधारित है। आपको बता देता हूं दोबारा, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसने दी? फिनलैंड में यह इजाद की गई अबेबे बिकिला द्वारा 1920 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि किसके द्वारा यह इजाद की गई? व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। किसने किया विकसित? व्लादिमीर मसलर ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? टेरेस विधि। क्या है टेरेस विधि? इसका यह किस पर आधारित है? यह प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, पुनः प्रयास, फिर पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसने दी? 1920 में अबेबे बिकिला ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे किसने इजाद किया? व्लादिमीर मसलर ने। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका दूसरा नाम टेरेस विधि। यह किस पर आधारित है? प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास, फिर पुनः शक्ति प्राप्ति। इसी सीरीज में आगे चलते हैं दोस्तों। भार प्रशिक्षण विधि। भार प्रशिक्षण विधि जो आप
जिम वगैरह में व्यायाम करते हैं जो रोड्स और डंबल के साथ, इसे ये इसके अंतर्गत आते हैं। भार प्रशिक्षण विधि, भार प्रशिक्षण विधि, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंग्लिश में वेट ट्रेनिंग। इसे किसने इजाद किया? इसे 18वीं 19वीं शताब्दी में जर्मनी में इजाद किया गया। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे है। किस नदी के? स्प्री नदी के। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जो स्प्री नदी के किनारे जर्मनी में इसे इजाद किया किसके द्वारा? फ्रेडरिक यान द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक यान द्वारा। यह केवीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा इजाद की? फ्रेडरिक यान द्वारा। इसमें बार बेल्स का और डंबल्स का प्रयोग होता है। डंबल्स का प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन बार बेल्स डंबल्स का प्रयोग किस विधि में होता है? भार प्रशिक्षण विधि में। पीजीटी T+V में एक क्वेश्चन आया है कि बार बेल्स और डंबल्स का प्रयोग किस विधि में होता है? भार प्रशिक्षण विधि में। इससे हमारी मांसपेशियां इंक्रीज होती है, तो हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? ताकत। इससे शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? शक्ति, ताकत। इससे मांसपेशियां बढ़ती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है। किसने दी है? 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक यान। जर्मनी ने 1812 भी बताया जाता है इसके बारे में, 1912 भी है कई जगह, लेकिन आप 18वीं 19वीं शताब्दी में लिख सकते हैं। कहाँ पर इजाद की गई? जर्मनी में। यह आया है क्वेश्चन केवीएस में, और यह क्वेश्चन आया है आपका DSSB की जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी पीछे, उससे पिछली जो परीक्षा थी उसमें यह क्वेश्चन आया है। और इससे क्या बढ़ता है? शक्ति। दोबारा बता देता हूँ। भार प्रशिक्षण विधि, वेट ट्रेनिंग 18वीं 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक यान द्वारा। इसमें बार बेल्स व डंबल का प्रयोग होता है। इससे क्या बढ़ती है? शक्ति। इसी में आगे चलते हैं दोस्तों। इससे जो आपकी अगली विधि है निरंतर प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ये किसने इजाद की? वेन क्रेस्ट ओकेवेन ने। किसने इजाद की? वैन क्रेस्ट ओकेवेन ने। और इससे क्या बढ़ता है? सहनशीलता, सहनशीलता। इससे सहनशीलता को विकसित किया जाता है। वैन क्रेस्ट ओकेवेन ने इसे विकसित किया, और इसमें कम से कम 30 मिनट तक लगातार व्यायाम किया जाता है। लगातार व्यायाम किया जाता है। इसमें कम से कम लगातार 30 मिनट तक व्यायाम किया जाता है। वैन क्रेस्ट ओकेवेन ने इसे दिया। यह क्वेश्चन आया था केवीएस 2015 में, और DSSB की परीक्षाओं में भी है आ चुका है। इसमें आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें लगातार 30 मिनट तक व्यायाम किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन इसमें कितनी रहती है? यह आ सकता है आपके एग्जाम में 140 से 160 पर मिनट, प्रति मिनट इसमें हृदय की धड़कन रहती है। और लगातार 30 मिनट तक इसमें व्यायाम किया जा सकता है। इसे किसने इजाद किया था? वैन क्रेस्ट ओकेवेन ने। एक और क्वेश्चन है, सहनशीलता को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है?
सहनशीलता को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है निरंतर प्रशिक्षण विधि। सहनशीलता को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि अच्छी विधि है निरंतर प्रशिक्षण विधि। क्रॉस कंट्री इसका उदाहरण है, क्रॉस कंट्री दौड़ इसका उदाहरण है। उदाहरण क्रॉस कंट्री दौड़। हम लगातार 30 मिनट तक लोड की ज्यादा डेंसिटी के साथ तो व्यायाम नहीं कर सकते। इसमें भार का स्तर कैसा रहेगा? मध्यम। इस विधि में भार का स्तर कैसा रहेगा? लोड का, इसमें भार का स्तर मध्यम रहेगा, मध्यम। इससे सबसे जो ज्यादा बार पूछा गया कि निरंतर प्रशिक्षण विधि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा दी गई दोस्तों? वैन क्रेस्ट ओकेवेन के द्वारा। यह क्या इससे इजाद होता है? सहनशीलता इससे बढ़ती है। कम से कम 30 मिनट तक इसमें लगातार व्यायाम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हृदय की धड़कन इसमें कितनी रहती है? 140 से 160 पर मिनट। सहनशीलता को विकसित करने की है बेस्ट विधि है क्रॉस कंट्री दौड़ इसका उदाहरण है। और इसमें भार का जो स्तर है, लोड है, वो मध्यम स्तर का रहता है। हम ज्यादा डेंसिटी से ज्यादा लोड के साथ देर तक व्यायाम नहीं कर सकते। इसके लिए इसमें ना तो भार का स्तर कम होता है और ना ही अधिक होता है, मध्यम स्तर रहता है। अगर कम होगा तो हम सहनशीलता इतनी विकसित नहीं कर पाएंगे। दोबारा बता देते हैं दोस्तों, निरंतर प्रशिक्षण विधि वैन क्रेस्ट ओकेवेन है। सहनशीलता इससे विकसित होती है। कम से कम 30 मिनट तक लगातार इसमें व्यायाम किया जा सकता है। हृदय की धड़कन इसमें 140 से 160 पर मिनट होती है। सहनशीलता को विकसित करने की यह सबसे अच्छी विधि है क्रॉस कंट्री दौड़ इसका उदाहरण है। भार का स्तर इसमें मध्यम होता है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं दोस्तों। फार्टलेट। फार्टलेट है ये एक स्वीडिश भाषा का शब्द है। फार्टलेट ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। फार्टलेट किस भाषा का शब्द है? फार्टलेट स्वीडिश भाषा का शब्द है। फार्टलेट प्रशिक्षण विधि। पहला ही जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है फार्टलेट किस भाषा का शब्द है? फार्टलेट स्वीडिश भाषा का शब्द है। यह कहाँ इजाद की गई? स्वीडन में। कहाँ इजाद की गई? स्वीडन में। स्वीडन में इसे इजाद किया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है दोस्तों। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इजाद किया गया इसे स्वीडन में इजाद किया गया। किसने इसे, इसकी खोज किसने की? गुस्ताव हाल्मोर। गुस्ताव हाल्मोर। गुस्ताव हाल्मोर ने इसे इजाद किया और विकसित किया आस्टार्ड ने। आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। किसने विकसित किया? आस्टार्ड ने इसे विकसित किया और दिया किसने? गुस्ताव हाल्मोर ने। और फार्टलेट किस भाषा का शब्द है? स्वीडिश का। स्वीडन में इसे इजाद किया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है जो जहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह क्रॉस कंट्री पद्धति पर आधारित है। यह क्रॉस कंट्री पद्धति पर आधारित है। क्रॉस कंट्री के दौरान गए, जैसे हम थक जाते हैं
फिर हाथों पे चल पड़ते हैं, बैक रनिंग चल पड़ते हैं, साइड रनिंग चल पड़ते हैं, बीच में डिप्स लगा ली और व्यायाम कर लिए, और पार्टनर व्यायाम बीच में किए जा सकते हैं। इसमें कोई भी कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। इसमें व्यायाम का कार्यक्रम, इसमें व्यायाम का कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। नहीं होता। इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, फार्टलेग का दूसरा नाम, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है, फार्टलेग का। चंडीगढ़ टीजीटी में यह आया है, बहुत बार DSSS में आया है, और एस्टेट में भी बहुत बार यह आया है। स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का। इसमें पहले से कार्यक्रम कोई निर्धारित नहीं होता। गोस्टा हार्मोर ने इसे इजाद किया और इसे विकसित किया आस्टार्ड ने। ये स्वीडन में यह इजाद की गई, और यह फार्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है। इसका दूसरा नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में, वो क्या है, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का। इससे क्या विकसित होता है, सहनशीलता। शक्ति और सहनशीलता दोनों लिख सकते हैं। शक्ति सहनशीलता इससे विकसित होती है। सहनशीलता ही, शक्ति भी विकसित होती है लेकिन सहनशीलता इसमें मेन है। सहनशीलता इससे विकसित होती है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि, इसमें कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। और फार्टलेग किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, स्वीडिश भाषा का। स्वीडन में इसे इजाद किया गया। किसने किया, गोस्टा हार्मोर ने और आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। इसमें व्यायाम का कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे वो ये बनेगा, इससे क्या विकसित होता है, सहनशीलता। सहनशीलता इससे विकसित होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पीड प्ले। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्पीड प्ले इसका दूसरा नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। फार्टलेग का इजादकर्ता कौन थे, गोस्टा हार्मोर ने इसे इंट्रोड्यूस और विकसित करा। विकसित किसने किया, आस्टार्ड ने। इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी ये प्रशिक्षण विधियां, और इसी में ही आपको जो व्यायाम हैं 3 तरह के, वही प्रशिक्षण विधियों में करवाऊंगा मैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यायाम, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम, इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां, इन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जो सबसे अधिक बार पूछा गया है, भारी रोलर धकेलना और दीवार को धकेलना। दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है, दीवार को धकेलना दीवार को धकेलना किसका उदाहरण है, आइसोमेट्रिक व्यायाम का। बहुत बार DSSS में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और TGT की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दीवार को धकेलना
भारी रोलर धकेलना, धकेलना व भार पकड़कर खड़े रहना, भार पकड़कर खड़े रहना। दीवार को दोस्तों हम धकेल नहीं सकते आगे, इसलिए इसमें दिखाई नहीं देती। भारी रोड रोलर है जो, हम उसे भी नहीं धकेल सकते, हम अपनी ताकत लगा सकते हैं। जैसे दीवार को धकेल रहे हैं, इनका जो जन्मदाता था वो कौन था? हेडिंगर तथा म्यूलर। हेडिंगर तथा म्यूलर 1954 में इनकी खोज की। आइसोमेट्रिक व्यायाम की खोज किसने की? हेडिंगर तथा म्यूलर ने। कब? 1954 में। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई न तो घटती है न बढ़ती है। मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहती है, लेकिन तनाव बना रहता है। एक समान रहती है लेकिन तनाव बना रहता है, बना रहता है। इससे क्या विकसित होता है? पावर। इससे क्या विकसित होती है? शक्ति, यानी कि पावर। पावर इससे विकसित होती है। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, जिन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने 1953 दोस्तों बाय मिस्टेक लिखा गया था। 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर ने इन्हें इजाद किया और इनमें ना तो मांसपेशियों की लंबाई घटती है ना बढ़ती है। इसका उदाहरण बता देता हूँ। जैसे अब हम बोर्ड को धकेल रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों की लंबाई ना तो घटेगी ना बढ़ेगी और तनाव बना रहेगा। हेडिंगर तथा म्यूलर ने कब दिया? इन्हें 1953 में। और ये स्थिर शक्ति व्यायाम है। स्थिर शक्ति व्यायाम इन्हें कहा जाता है। वेट पकड़कर खड़े रहना, दीवार को धकेलना, रोलर धकेलना, ये सब इसके उदाहरण हैं। इससे आगे चलते हैं दोस्तों इसी सीरीज में। ये 1953 में इन्हें इजाद किया गया। कब? 1953 में हेडिंगर तथा म्यूलर द्वारा। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम इन्हें किसने इजाद किया गया? किस द्वारा? 1954 में डी लूम द्वारा। इन्हें किस द्वारा इजाद किया गया? डी लूम द्वारा। कब? 1954 में। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण, पुशअप लगाना, बैठक लगाना, ये बिना उपकरणों के भी, बिना किसी चीज की सहायता से भी किए जा सकते हैं। पीटी करना, सिटअप्स लगाना, इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इनका दूसरा नाम है समशक्ति जोर। दूसरा नाम क्या है इनका? दूसरा नाम समशक्ति जोर है। क्या है दोस्तों? समशक्ति जोर। समशक्ति जोर इनका दूसरा नाम है। इनसे क्या विकसित होता है? पावर, शक्ति इंक्रीज होती है इनसे, पावर।
आइसोटोनिक व्यायाम 1954 में डी लून द्वारा दिए गए। इनमें खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, DSSB में लिया है। और हरियाणा की जो परीक्षाएं हुई हैं स्टेट की और परीक्षाएं हैं, यूपी टेट, टेट राजस्थान, UTLT ग्रेड, KVS NVS, उनमें एक क्वेश्चन आता है जिन व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक व्यायाम। इससे इनका दूसरा नाम क्या है? समशक्ति जोड़, पुशअप लगाना, बैठक लगाना, सिटअप्स लगाना इसके उदाहरण है। इससे क्या इजाद होती है? पावर इससे इंक्रीज होती है। यह बिना उपकरणों की सहायता से भी किए जा सकते हैं। चलो दोस्तों, इसी में हमारा जो तीसरे तरह का व्यायाम है आइसोकाइनेटिक, जैसा कि इसके नाम से युक्त है आइसोकाइनेटिक। यह है आइसोटोनिक तथा आइसोमेट्रिक व्यायामों का मिश्रण है। आइसोकाइनेटिक 1968 में पेरिन मॉडल था। किसके द्वारा? 1968 में पेरिन द्वारा। ये व्यायाम किसका मिश्रण है? आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायामों का। आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है। 1968 में इन्हें इजाद किया गया। जैसा कि ये व्यायाम हैं, ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। आइस स्केटिंग, तैराकी, साइकिलिंग और जिम में जो उपकरणों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं उसके उदाहरण हैं। इनमें मांसपेशियों की लंबाई पहले तो घटेगी और उसके बाद बढ़ेगी। पहले मांसपेशियों की लंबाई घटती है और फिर बढ़ती है। इससे मांसपेशियों की लंबाई पहले तो इनमें घटेगी और फिर बढ़ेगी। और इसके साथ ही जो इनसे विकसित किया जाता है, शक्ति और सहनशीलता दोनों इनसे विकसित होते हैं। मेन इनसे इंडोरेंस विकसित होता है, सहनशीलता, शक्ति, सहनशीलता और शक्ति इससे बढ़ती है। आइस पर स्केटिंग करना किसका उदाहरण है? आइसोकाइनेटिक का। इनका जो दूसरा नाम है, आइसोकाइनेटिक व्यायामों का जो दूसरा नाम साइबैक्स। ये पूछा गया है स्टेट में कि खेलने की सतह क्या नहीं है। टेरोफ्लेक्स आदि ये ऑप्शन दिए जाते हैं, उनसे मिलता जुलता ही साइबैक्स। लेकिन साइबैक्स खेलने की कोई सतह नहीं है। आइसोकाइनेटिक व्यायामों का दूसरा नाम है साइबैक्स। आइसोकाइनेटिक प्रशिक्षण विधि 1968 में पेरिन द्वारा दी गई। इनका दूसरा नाम साइबैक्स है। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है। ये उपकरणों की सहायता से किए जाते हैं। आइस स्केटिंग, तैराकी, साइकिलिंग करना इनके उदाहरण हैं। पहले मांसपेशियों की लंबाई घटती है और फिर बढ़ती है। इससे क्या विकसित होती है? सहनशीलता और शक्ति। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम लगातार आपकी कंटिन्यूटी वीडियो डालते रहेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद।